बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है वो कोर्स STA 630 रिसर्च मेथड को जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट हम देखेंगे कि इसमें कंप्लीट आपके 45 लेक्चर्स होंगे। हर एक लेक्चर को हम डिटेल के साथ देखेंगे, इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मिड टर्म के लिहाज से या फिर फाइनल टर्म के लिहाज से। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक या लेक्चर नंबर 18 तक। इट डिपेंड्स कि हमें जो है वो कितना सिलेबस मिलता है हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज जो है वो हम अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स को कवर करेंगे अपने आज के लेक्चर में, जिसमें हम अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअली में ये सब्जेक्ट है किस चीज़ के रिलेटेड। हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और मेन जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें कुछ इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड की। और ये दोनों लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका इंट्रोडक्शन पता होगा कि किस चीज़ के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके फिर जो है वो आप इसको कर सकेंगे, इसके अगले लेक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सारी डिग्रीज़ में एक इस तरह का सब्जेक्ट होता है जो कि प्री रिक्वेस्ट होता है। जैसे कि B.Ed के स्टूडेंट्स के लिए या फिर BS के स्टूडेंट्स के लिए, MSc के स्टूडेंट्स के लिए ST 630 रिसर्च मेथड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जब तक आप नहीं स्टडी करेंगे तब तक कि आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको प्रोजेक्ट की सिलेक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। तो इस कोर्स को आप बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, अपने प्रोजेक्ट से एक सेमेस्टर पहले ही इसको ले लिया करें। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है तो इसको आप हैंडआउट से ही इसको प्रिपेयर करें और एट द एंड जो है वो आप इसकी फाइल्स वगैरह जो करंट पेपर्स होते हैं जो आप ग्रुप्स आपने बनाए हुए होते हैं उनमें जो करंट पेपर्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं उनको आप प्रिपेयर किया करें, फिर आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक्चुअली मैंने इस सब्जेक्ट को भी मेरी सेकंड टाइम स्टडी कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसके लेक्चर साथ में रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए क्योंकि प्रीवियस डिग्री में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि इसके लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करें, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी जो है वो B.Ed मैंने एडमिशन लिया हुआ है VIJU में ही, तो इसमें भी STA 630 जो है वो नेसेसरी है। कोर्स एग्जाम्पशन के लिए भी अप्लाई किया बट उसमें भी इसको कंसिडर नहीं किया गया, तो इस वजह से ये अगेन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन ईजी सब्जेक्ट है, इसको मैं आपके साथ ईजी वे में डिफ़ाइन करूँगी ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं पे मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप उसको लाजमी हाईलाइट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी डेफिनेशंस हैं और वैल्यूज़ ऑफ रिसर्च है, और फिर हम देखेंगे कि रिसर्च वैल्यूज़ है क्या और रिसर्च किस तरह से हेल्प करती है इन डेवलपिंग डिफरेंट मेथडोलॉजीज़। तो चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मज़ीद जो लेक्चर्स हैं STA 630 के या किसी भी और सब्जेक्ट के रिलेटेड, मैथ्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको इसके रिलेटेड हेल्प मिलती रहेगी। तो जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और वैल्यूज़ ऑफ रिसर्च के ऊपर। एक्चुअली में इस सब्जेक्ट के जो टाइटल है वही हमारे पास क्या है, रिसर्च मेथड है। मतलब कि जब हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, हमने अपनी थीसिस बनानी होती है, तो उसमें हमारा जो वर्क होता है वो सारे का सारा रिसर्च पे बेस करता है। हमने रिसर्च करके अपने प्रोजेक्ट को जो है वो पूरा सॉल्व करना होता है। डिफरेंट रिसर्चेस उसमें आ जाती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास प्रोजेक्ट आ जाए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो B.Ed का किसी जो है हो या फिर किसी और डिग्री का हो, तो उसमें रिसर्च वर्क ही होता है। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ा दिया जाता है कि कितने मैथड्स हैं, किस किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं ताकि हमें अपना प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे पास ये है कि एक्चुअली में हम हर मतलब कोई भी काम अगर हमने स्टार्ट करना हो, चाहे वो हमारी रियल लाइफ में हो या फिर हमारी एजुकेशनल लाइफ में हो, उसको करने से पहले हम थोड़ी बहुत उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि हमें इस काम को करने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी होंगी, उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो वो पहले काम कर रहे हो उनसे पूछते हैं और देन हम उसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मेन जो इसकी डेफिनेशन है रिसर्च की वो क्या है, एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये चीज़ें जो इसकी हाइलाइट्स हैं ये खुद मैंने हाईलाइट की हैं, तो अब आप लोगों ने ये नहीं स्टार्ट करना जो है वो कहना स्टार्ट कर देना पहले दिन से कि आप हमें ये हाईलाइट शेयर करें। आज हम 2 लेक्चर्स कवर करेंगे, तो फिलहाल के लिए सिर्फ 2 लेक्चर्स ही हाईलाइट हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मिड टर्म का जो सिलेबस है हमारा कवर होगा तो साथ ही मैं आपको हैंडआउट्स का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से फिर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें रिसर्च की डेफिनेशन क्या है
है कि रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आफ्टर थोरो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर। यानी कि रिसर्च क्या है, सिंपल एक प्रोसेस है सोल्यूशन फाइंड करने का। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हम फाइंड करते हैं थ्रू स्टडी, मतलब हम स्टडी के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशनल फैक्टर्स हमारे सामने आ जाते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, हम अपनी रियल लाइफ से किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देयर बाय हेल्प इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी कि ये बेसिकली क्या है कि हम गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट की बात की, तो ये पूरा जो सिलेबस है हमारे पास, ये पूरा कोर्स हमें पढ़ाया जाता है जस्ट बिकॉज फॉर आवर प्रोजेक्ट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे, और उनके रिलेटेड ऑब्वियसली हमें डिफरेंट ही इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे। डिफरेंट मेथड्स हमें दिखाए जाएंगे कि किस तरह से हम जो है वो रिसर्च को यूज़ करते हुए, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेन रिसर्च की डेफिनेशन है। आपके एमसीक्यूज़ में आती है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि व्हाट इज़ रिसर्च। तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं कि रिसर्च इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम आफ्टर थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स, आर इट इज़ गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द क्वेश्चंस एंड देयर बाय हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिसर्च, के मतलब रिसर्च की क्या अहमियत है, किस तरह से, क्या इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की। तो हर रिसर्च का या हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम की एक अपनी नेचर होगी। उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उसी तरह की हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम कोई बहुत बेसिक सा है तो ऑब्वियसली हमें इतना ज़्यादा उसमें इंटरनेट या इस तरह की किसी चीज़ में पढ़ने की बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं रीड करने पड़ेंगे। हम सिंपली मतलब इतने लेवल पे हम होते हैं कि कोई छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंड इतना कैपेबल होता है। तो नेचर ऑफ रिसर्च क्या है, द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कुड वेरी, ठीक है जी। ये बात जो मैंने अभी की है कि हर प्रॉब्लम की डिफरेंट नेचर होगी, तो रिसर्च भी उसी चीज़ पे बेस करेगी। जितना जो है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आएगा, जितना डिफ़िकल्ट हमारा क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली उसकी रिसर्च के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, हम ज़्यादा ध्यान से उसके लिए रिसर्च करेंगे। और जो रिसर्च मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन ज़्यादा परफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा हमारे प्रॉब्लम के लिए, उसको हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉब्लम में रेफर टू द सम अनडिजायरेबल सिचुएशन आर दीज में रेफर टू सिंपली अ क्यूरियोसिटी ऑफ द रिसर्च दैट में बी डेटिंग हिज आर हर माइंड। यानी कि रिसर्च जो है, जो प्रॉब्लम हमारे पास है, वो या तो किसी ऐसी सिचुएशन का हो सकता है जो कि हमने सोची भी नहीं हो सकती, कि इस तरह भी हमारे प्रोजेक्ट में हो सकता है, या इस तरह भी हमारा जो भी हमने काम स्टार्ट किया इस तरह का प्रॉब्लम उसमें आ सकता है, या फिर सिंपल हमारे माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई ऐसी क्यूरियोसिटी हो सकती है जो जस्ट हमारे माइंड को इरिटेट कर रही हो, तो वो हम आपस में डिस्कशन करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेन जो है इसकी वैल्यूज़ है रिसर्च की, कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वेरी करती है। बाकी ये नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आपको समझ आ गया कि जो आपके पास रिसर्च होगी वो डिपेंड करेगी आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, आपके प्रॉब्लम के नेचर के ऊपर। अगर प्रॉब्लम बहुत बेसिक सा है तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन भी बेसिक होगा। अगर प्रॉब्लम ऑब्वियसली अनडिजायरेबल सिचुएशन में आ जाता है, या इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है जो आपने सोचा हुआ नहीं हो सकता, मतलब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले डिफरेंट हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि इस स्टेज के ऊपर ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ सकता है। तो ऑब्वियसली उसके जैसा हमने उसका एक सोल्यूशन भी बना के रखा होता है कि अगर ये मसला आ जाता है तो उसका हम ये हल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे वर्क में कि जो कि हमने सोचे हुए नहीं होते। तो उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना, उस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हम टैकल करेंगे, वो हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे इस अपने पूरे कोर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है कि आगे फिर इसी तरह इसका बताया गया है कि क्या किस किस तरह की हमारे पास रिसर्च हो सकती है। ठीक है, रिसर्च में भी कंसीडर एज ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, डाटा बेस्ड, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आंसर द सोल्यूशन टू इट। ठीक है, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि रिसर्च किसी भी तरह की हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा बेसिक है तो बेसिक होगा, और अगर
वो जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा उसमें इंक्वायरी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको साइंटिफिक होके सोचना पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च आपको उसके ऊपर चाहिए, तो फिर वो रिसर्च उस तरह की होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च की, कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च हो सकती है जो कि हमने पहले से सोच के रखा हुआ होता है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हम चलते हैं, वो डाटा बेस्ड हो सकती है, और वो क्रिटिकल भी हो सकती है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन निकालेंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा, एंड सो ऑन। उसके अलावा आगे हमारे पास है द डिसीजन मेकिंग process associated with the development and the implementation of the strategy involve the four interrelated stages। अच्छा, इसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग का एक डेफिनेशन आप समझ लें। ये है कि द वैल्यू ऑफ द रिसर्च फॉर द पॉलिसी मेकर, प्लानर, बिजनेस मैनेजर एंड अदर स्टेक होल्डर इज दैट इट रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि अगर कोई अनसर्टेनिटी हमारे प्रोजेक्ट में आ जाती है, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं हमारे बिजनेस में या किसी भी तरह की फैक्ट्री में हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें मतलब कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि जो कि अनसर्टन होता है, जो कि हमने सोचा हुआ नहीं होता, तो ये जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हमारे प्लानर्स होते हैं, या फिर कोई भी स्टेक होल्डर होता है, वो इस चीज़ को कम कर देते हैं। मतलब कि जो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि अचानक से ये चीज़ हो गई है, तो हम किस तरह से अब आगे चलेंगे। तो ये कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर इस तरह से हमें मोटिवेट कर देते हैं कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चार मेन इसकी जो टाइप्स हैं या चार मेन स्टेजेस हैं डिसीजन मेकिंग के, क्या है। सबसे पहले मतलब कोई भी डिसीजन हमने करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सलूशन हमने निकालना है, उसके बारे में हमने रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम बेसिकली में है क्या। मतलब एक तो मेन प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम की क्या मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि सबसे पहले आपका प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है। उसके बाद डायग्नाइजिंग एंड असेसिंग द प्रॉब्लम आर अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसमें मतलब उसको डायग्नाइज करेंगे, उसकी हर एक स्टेप को देखेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे कि किस किस तरह का प्रॉब्लम है, मतलब किस वजह से प्रॉब्लम आया है, किस तरह से अब हम इसका सलूशन निकालेंगे। नेक्स्ट आगे सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि अब हम हमारा जो मरला है वो सिलेक्ट करने का आ जाता है या इम्प्लीमेंट करने का आ जाता है कि कौन सा अब इसके ऊपर हम एक्शन अप्लाई करेंगे, कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट रहेगी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम डिफरेंट रिसर्च उसके ऊपर बनाते हैं, डिफरेंट रिसर्च हमारे ऊपर आ जाती है, और जब हम उसको मतलब बनाते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस को एक साथ इकट्ठा रखते हैं, तो उनमें से किसी एक को फिर हमने सेलेक्ट करना होता है, और एट द एंड जो हमारे पास हमने एक कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट किया वो होता है कि इस तरह से जो आंसर निकलेगा वो ज़्यादा बेस्ट निकलेगा। जिस तरह से जो आंसर हमारा आया है, जो सॉल्यूशन हमारा आया है हमारे प्रॉब्लम का, वो ज़्यादा बेस्ट है, तो देन हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में क्या चीज़ है कि आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम इज इन द फैक्ट अप्लाइंग द रिसर्च फाइंडिंग्स टू ओवरकम एन अनडिजायरेबल सिचुएशन। यानी कि कोई अनडिज़ायरेबल अगर सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, तो इसके ऊपर जब हम फैक्ट्स अप्लाई करते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स अपनी अप्लाई करते हैं, तो इस तरह की जो हमारे पास सिचुएशंस आती हैं उसको हम ओवरकम कर लेते हैं, उसको हम अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च हेल्प इन डेवलपिंग मेथडोलॉजीज़। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, किस तरह से वो हमारा जो प्रॉब्लम आता है किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ बनाई हुई होती हैं कि अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट उसमें उनके पास डिफरेंट नॉलेज होता है, डिफरेंट रिसर्च होती हैं, उन्हें उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पता होता है। जो भी हमारा मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो खुद जो है वो मेजर रिसर्च नहीं कर रहा होता, लेकिन वो उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको प्रेडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को देख के किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये प्रोसेस हम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ये सॉल्यूशन हमारा निकलेगा, तो इसका ये बेनिफिट होगा, ये जो है वो हमारे पास लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो मेथडोलॉजीज़ में आ जाती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजर में नॉट बी डूइंग द रिसर्च देमसेल्फ, इन फैक्ट दे कुड हायर द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स एंड स्टिल दे शुड बी वेरी कन्वर्सेंट विद द रिसर्च मेथडोलॉजीज। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मैनेजर होता है उसके पास जो एबिलिटीज़ होती हैं वो चीज़ें मैनेज करने की होती हैं। अब एक प्रॉब्लम आ गया, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ऑब्वियसली जिस तरह का प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ करें कि कोई मैनेजर है वो फैक्ट्री में है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट मशीनें यूज़ हो रही हैं। तो अगर कोई मशीन ख़राब हो गई तो ऑब्वियसली वो मैनेजर उसको ठीक नहीं करेगा, बल्कि मैनेजर एक प्रोफेशनल हायर करके लाएगा, कोई मैकेनिक हायर करके लाएगा, कोई मतलब ऐसा बंदा लाएगा जो कि उस मशीन को ठीक कर पाए। और इसमें भी जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ होती हैं कि ऑब्वियसली उसे एक रिसर्च ही करनी पड़ेगी ना। अगर हम आम इस मेथड में या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक रिसर्च के बाद ही किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे प्रोफेशनल को लेके आएगा जिसका प्रोफेशनल करियर अच्छा है, जो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं मेथडोलॉजीज़ में। ये आपका जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी है रिसर्च मेथड की, उसके बाद हमने इसकी पढ़ी है वैल्यूज़ ऑफ रिसर्च क्या है, देन हमने देखा है कि रिसर्च किस किस तरह की होती है, और उसके बाद हमने ये देखा है कि जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस आता है, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब वो हमारी अनसर्टेनिटी को या अचानक आने वाले मसाइल की इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आ जाता है। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए कौन से स्टेजेस हमारे पास ज़रूरी होती हैं वो हमने 4 पढ़े हैं। और फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम करते हैं एक ही प्रॉब्लम को, तो हम उसके ऊपर डिफरेंट फैक्ट्स अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो ये अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि रिसर्च हेल्प इन डेवलपिंग मेथडोलॉजीज़ की किस तरह डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ जो है वो डेवलप करने में हमारे पास जो रिसर्च है वो हमारी हेल्प आउट करती है। तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी आई थिंक सो हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक मैंने स्टार्ट में बोला था कि हम 2 लेक्चर्स को कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेक्चर वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें हम अपना सेकंड लेक्चर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।